रिसेंटली सेबी ने जो है वो पीएमएस का जो क्राइटेरिया था कि जो पहले 25 लाख तक आपका अगर जो आप अगर निवेश करते तो आप एक पीएमएस प्रोडक्ट खरीद सकते या पीएमएस में इन्वेस्टमेंट चल सकता। रिसेंटली सेबी ने ये पीएमएस जो है ये 25 लाख से उठाकर सीधा 50 लाख कर दिया है। अभी क्या हो रहा है कि 25 लाख से 50 लाख करने की वजह से कि जिनका इस रेंज में इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है और वो जो पीएमएस में जाना चाहते थे उन लोगों को अब पीएमएस ये ऑप्शन नहीं रहा। तो उनके लिए एक कैटेगरी का फंड जो है वो कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल और ज़्यादा से ज़्यादा एएमसीज उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नमस्ते, मैं लक्ष्मीकांत श्रोत्री। आज हम फोकस इक्विटी फंड के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो और आपको मेरे वीडियोस अच्छे भी लगते हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो ऐड करूं तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे ये कैटेगरी क्या है, इस कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स क्या है, इस कैटेगरी के फ़ायदे क्या है और इस कैटेगरी के तोटे क्या क्या है। मतलब और तीसरा जो हम लोग देखेंगे कि किन लोगों के लिए ये कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर दें। तो इक्विटी फोकस इक्विटी फंड मतलब क्या? तो सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से फोकस इक्विटी फंड ऐसा फंड जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करेगा। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये थोड़ा पीएमएस के करीब करीब जा रहा है। तो क्या होता है कि एक नॉर्मल फंड जो होता है वहाँ पे 50 तक शेयर्स हो सकते हैं, तो उसका अलोकेशन भी ज़्यादा हो जाता है और पूरा यहाँ पे कैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 फंड तक जो इन्वेस्ट करने का इसके ऊपर बंधन है। तो फंड मैनेजर यहाँ पे खाली 30 कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी ये फंड का जो फीचर्स है वो देख लीजिए कि जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा 20 से 30% जो है 20 से 30 कंपनीज में खाली इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा, ये फंड का निवेश जो है वो 80% जो है इक्विटी में, कम से कम 80% इक्विटी में और उसके बाद 20% से लगा के या 0% तक वो डेब्ट में कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है इस फंड के लिए कि ये फंड को यहाँ पे ये फंड के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो इसमें कितनी कंपनीज खरीदनी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो कंपनीज जिनमें इन्वेस्ट कर रहे उनके सेगमेंट के बारे में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब फंड मैनेजर को पूरा फ्रीडम है कि वो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप किसी भी टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं। और तो ये ऑप्शन मिलने से ये फंड थोड़ा मल्टी कैप फंड्स की तरफ निकल जाता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मल्टी कैप फंड है विथ नंबर ऑफ स्टॉक्स रिस्ट्रिक्टेड टू 30। अभी इस फंड में निवेश करने के फायदे क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैसे होता है कि एक 20 या 30 स्टॉक पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका फोकस रहता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा मंडी खरीद लिया, यहाँ पे इनका फोकस जो है तो एक 20 से 25 से 20 या से 30 स्टॉक में रहेगा तो उनका फोकस अच्छा रहेगा। दूसरा कैसे होता है कि फंड मैनेजर को लिमिटेड स्टॉक पे करना है तो उनका चॉइस जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनीज है और उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के में सूट होने वाली जो कंपनीज है उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इनका इन्वेस्टमेंट कैसे होता है कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर है ज़्यादातर वो एक सेगमेंट में बोलिए या एक सेक्टर में बोलिए, जैसे कि पेट्रोलियम है या फिर इंडियन ग्रोथ स्टोरी है या फिर रियल इस्टेट है या फिर फिनांस है या फिर दूसरा, उनके हिसाब से अगर उनको लगता है कि ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, आगे जाके ग्रो करेगा
तो उनको यहाँ पे फ्रीडम है वो सेक्टर वो सेगमेंट पे फोकस करने के लिए। ये फंड्स है, इसकी जो नंबर ऑफ कंपनीज की साइज छोटी होने से बाकी जो मल्टी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड्स है उससे यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस हाई है। तो आपने देख लिए ये फंड के फ़ायदे क्या है। अभी हम लोग ये फंड के जो निगेटिव पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कौन। अभी देखिए ये फंड का इन्वेस्टमेंट जो है ये 20 से 30 कंपनीज के बीच में ही रहता है। तो आप ऐसे भी कह सकते, एक साइड में देखा जाए तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ये माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो नॉर्मली फंड का 40 या 50 कंपनीज में हो जाता है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि समझो फंड मैनेजर एक सेक्टर पे बेट लगा रहे कि ये सेक्टर उनको लगता है अच्छा करेगा, और उसमें से 2 कंपनीज उन्होंने उस सेक्टर में से ले लिए। तो समझो पकड़ के चलिए कि 20 कंपनीज आपके फंड में है और इसमें से 2 कंपनीज उन्होंने एक सेक्टर पे लगा दिए। अभी अगर वो 2 सेक्टर ठीक नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फंड पे करीब करीब, क्योंकि देखिए 10-20 कंपनीज मेरे पास है, उसमें से 2 कंपनीज मैंने एक ही सेक्टर पे लगा दिए। अगर वो सेक्टर नहीं काम करता है ठीक से तो मेरा 10% अलोकेशन जो है वो उस सेक्टर पे है। तो फिर क्या होगा ऑटोमेटिकली कि जब वो सेक्टर परफॉर्म ठीक नहीं करेगा कि तो मेरे फंड पे उसका इम्पैक्ट 10% के कम से कम 10% के करीब तो आ ही जाएगा। तो ये उसका दूसरा जो है निगेटिव पॉइंट है। अभी मैंने जैसे कहा कि ये फंड जो है डाइवर्सिफाइड फंड से अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो ये भी ख्याल में रखता है जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो ये फंड जो है जो नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से उससे थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। क्यों? अगेन द रीज़न सेम कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कम होता है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको पीएमएस में इन्वेस्ट कौन करते हैं कि जिन लोगों का रिस्क एपिटाइट अच्छा हो, जिनका रिस्क लेने की जिनका एपिटाइट नहीं है और जिनकी रिस्क लेने जैसी कंडीशन नहीं है, वो लोग पीएमएस में नहीं जाते। उसी हिसाब से जिन लोगों का रिस्क एपिटाइट लो है वो लोग इस फंड की तरफ ना जाएं, बल्कि जिनका रिस्क एपिटाइट लेना ठीक ठाक है वो लोग इस फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 या 7 साल के करीब है तो आप ऐसे फंड में ज़रूर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये फंड जो है इसमें फंड मैनेजर एक सेक्टर या सेगमेंट में फोकस करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब फोकस करके स्टडी करके वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते तो उसके लिए हमें उतना टाइम देना भी ज़रूरी है। तो वो टाइम कम से कम 5 या 7 साल तो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका गोल है कि समझो आपको 3 साल के बाद अगर पैसे लग रहे हैं तो आप इस फंड में निवेश ना करें। हाँ, लेकिन आपका गोल आपका है कि आपको 7 या 8 साल बाद पैसे चाहिए तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, टाइम होराइजन जो है वो देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये फंड की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फोलियो में एक फोकस इक्विटी फंड का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन ये जितना ज़रूरी भी है, आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इस फंड को आपका अलोकेशन कितना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें देखने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे। और आप अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि ये यहाँ पे इस चैनल पे मैं हफ्ते में करीब 3 बार तो वीडियो कम से कम अपलोड करता हूँ। उसमें से एक फ़ंड के बारे में जानकारी होती है, दूसरा एक नॉलेज शेयरिंग होता है जैसे आज का नॉलेज शेयरिंग था, और तीसरा मैं एक केस स्टडी चेक कर लेता हूँ एवरी वीक। तो बेल आइकॉन सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर